हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं राज्य एवं राष्ट्र की आय, है ना। सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे। ये हमारा पार्ट कितना है? 2। ठीक है, पार्ट 2 देख रहे हैं हम लोग आज। पार्ट 1 में हम लोग जान लिए थे आय के बारे में। आय क्या है, क्या होता है ना। और बिहार की आय के बारे में हम लोगों ने ये दो टॉपिक को कवर किया था पार्ट 1 में। आज हम लोग देख रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है आज का टॉपिक? राष्ट्रीय आय, है ना। नेशनल इनकम क्या है, ये हम लोग को जानना है। तो देखते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो यहाँ से लिखा है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, है ना, किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से, जो कहता है किसी देश में श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। किनके अनुसार? तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। ठीक है, कहते हैं जब प्राकृतिक साधनों पर जो श्रम और पूंजी का प्रयोग करने से जो भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर जो विभिन्न प्रकार के सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। या फिर कहता है राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या हो गया कि किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग अलग भाषा में कह सकते हैं, किसी भी देश में, है ना, किसी भी देश में एक साल के अंदर में जितने भी उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं का कुल मौद्रिक योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, वही नीचे लिखा कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्ष भर करने का मतलब एक साल, है ना, एक निश्चित समय सीमा। कहता है एक वर्ष भर में देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहता है जब एक साल में जितना भी आय अर्जित होता है, इकट्ठा होता है, उसी के कुल मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम। तो आय जो है, ठीक है, ये तो राष्ट्रीय आय था, इसमें भी कह रहा है शुद्ध राष्ट्रीय आय। ये क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय जो होता है ना, कि मान लिया कोई वस्तु हमने उत्पादन किया, जैसे भी कोई वस्तु है, हम लोग मान लेते हैं कलम का हमने उत्पादन किया। ठीक है, तो उत्पादन करने में खर्च भी आया होगा ना, तो उसी खर्च को घटा देने से जो शेष बचता है ना, वही क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। कंप्लीट है। जब कोई वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उत्पादन करने में जो खर्च आता है, उस खर्च को घटा देने के बाद जो शेष बचता है, उसी को हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय आय में उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च को, ठीक है,
उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च को घटा देने के बाद जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे समझ में, जो भी उत्पादन में के क्रम में जितना भी खर्च होता है सबको घटा देने के बाद जो शेष बचता है उसी को शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहता है तीसरा के भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए प्रोफेसर केन्स ने राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार किया था। कहता है प्रोफेसर केन्स ने आर्थिक मंदी से उबरने के लिए एक नए सिरे से एक धारणा का विचार किया था, है ना, कि नए सिरे से राष्ट्रीय आय को निकासा जा सके, है ना, उसको व्यक्त अच्छे तरीके से किया जा सके। तो लिखा इनके अनुसार, किनके अनुसार, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनिमय वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहता है प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय को, कहता है, उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब हो गया जो राष्ट्रीय आय है ना, राष्ट्रीय आय है, उसको कैसे व्यक्त कर रहे हैं, उपभोग व्यय, कितना हमने खर्च किया, ठीक है, प्लस विनियोग, कितना हमने इन्वेस्ट किया, इसी को योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। किनके अनुसार, तो प्रोफेसर केन्स के अनुसार, ठीक है। इसी प्रकार बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा बताए थे, है ना। इनमें अल्फ्रेड मार्शल भी थे, प्रोफेसर पिग्गो भी थे, प्रोफेसर फिशर भी थे, है ना, और प्रोफेसर केन्स थे। इन लोगों के अनुसार अलग अलग राष्ट्रीय आय को डिफाइन किया गया था, ठीक है। अनेक जितने भी अर्थशास्त्री थे सबको अलग अलग राष्ट्रीय आय का डिफिनेशन दिए थे। देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो प्रोफेसर केन्स ने धारणा दिया था, क्या दिया था, बाई बराबर सी प्लस आई, है ना, क्या दिए थे, बाई बराबर सी प्लस आई। जहां कहता है बाई क्या है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, और सी क्या है, तो उपभोग व्यय, और आई विनियोग, है ना। यही धारणा दी थी प्रोफेसर केन्स ने, ठीक है, कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या हो सकता है, उपभोग व्यय प्लस विनियोग, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंप्लीट है। तो नीचे देखते हैं, कहता है राष्ट्रीय आय की धारणा को हम निम्नलिखित आयामों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। कहता है निम्नलिखित आयामों के द्वारा राष्ट्रीय आय की धारणा को हम स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पादन, और तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल लेते हैं, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ठीक है। ये तीनों के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, लिखा रहता है सभी को पूर्ण करें, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद को ये शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। और जीएनपी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है। ये तीन है, ये तीनों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहला है जीडीपी, है ना, सकल
घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीडीपी। कि जीडीपी क्या होता है? कहता है किसी भी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कहता है किसी भी देश में, ठीक है, एक दिए हुए वर्ष में, दिए हुए वर्ष का अर्थ हो गया एक निश्चित समय में, ठीक है, वर्ष कहने का मतलब एक साल, कंप्लीट है, 1 ईयर। कहता है दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, कहते हैं एक वर्ष में जितना ही वस्तु और सेवाओं का जो कुल मात्रा उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। एक वर्ष में कुल वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा है कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें देखते हैं, कहता है डिफिनेशन जीडीपी का ही है। ठीक है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा अंतर क्या है वो देखिएगा, ध्यान रखिएगा। कहता है किसी देश में क्या लिखा है, किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है ना, एक साल में किसी भी देश में, ठीक है, किसी भी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है ना, उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। ठीक है, सिर्फ यहां पर क्या आया तो मौद्रिक मूल्य, यही अलग है ना। जीडीपी में इसका अर्थ कुछ नहीं था, ये बात नहीं आता। लेकिन जीएनपी में क्या करे कि एक साल में जितना ही वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। सिर्फ अंतर क्या आया तो मौद्रिक मूल्य आया, वही जुटा ना इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं जुटा। बिल्कुल दोनों डिफिनेशन सेम है। आ गया होगा समझ में। तो वही लिखा है किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। कंप्लीट है। थर्ड नंबर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनएनपी। इसमें भी देखिए क्या है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत पर किए गए व्यय, कर एवं बीमा का व्यय घटा देने से जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। इसमें समझ में आ गया होगा। हम लोग कोई भी सामान का उत्पादन करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का खर्च होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का खर्च होता है, चाहे वो कच्चे माल का हो, मरम्मत का खर्च हो, या फिर कोई टैक्स लगता हो, या फिर किसी प्रकार का बीमा लगता हो, है ना, या फिर मशीन की घिसावट का कोई व्यय हो। इस सभी को घटा देने से जो बचता है ना शेष, उसी को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। कंप्लीट है। जैसे में हम लोग देखते हैं, एक कलम है
इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो श्रम चाहिए, है ना, पूंजी चाहिए। पूंजी में क्या आ गया हमारा? कच्चा माल, है ना, मशीन की घिसावट, जितने भी प्रकार के, प्लस टैक्स, ये जितने भी प्रकार के जो व्यय हुए ना, इस सभी को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। ठीक है, यही तीन इसमें था, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। पूछे कि राष्ट्रीय आय की धारणा क्या क्या है, तो आराम से लिख कि राष्ट्रीय आय की धारणा को 3 आयामों के द्वारा हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। पहला जीडीपी, जीएनपी और तीसरा एनएनपी। कंप्लीट है। राष्ट्रीय आय को कितने धारणाओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है? 3 धारणाओं के द्वारा, है ना। पहला क्या है? जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पादन या फिर कुल राष्ट्रीय उत्पादन। तीसरा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक अगला? भारत का राष्ट्रीय आय। तो भारत का राष्ट्रीय आय के बारे में है, कहता है भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। यहां से प्रश्न उठता है क्या कि जो भारत का राष्ट्रीय आय है को सबसे पहले किसने और कब भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? ठीक है, जो राष्ट्रीय आय का अनुमान है कब और किसने सबसे पहले लगाया था? तो 1868 ईस्वी में लगाया गया था। लगाए कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, सबसे पहले अनुमान लगाया था राष्ट्रीय आय का। कहता है उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया था। कहता उनकी जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश इन इंडिया में, कहता अपनी पुस्तक में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितने रुपए बताए थे? तो मात्र 20 रुपया बताए थे, है ना, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, मात्र कितना रुपया? 20 रुपया। अगला है, कहता है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर VK राव के द्वारा 1925 से 1929 के बीच में भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था। ठीक है, जो 1925 और 1929 के बीच में जो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा लाया गया था वो सबसे ज्यादा प्रचलित था। ठीक है, आगे जानते हैं हम लोग कहता है इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग कि 1949 में, ठीक है, प्रोफेसर PC महालनोबिस ने की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। कब? 1949 में, है ना। प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, जिसका सिर्फ उद्देश्य क्या था वो समझेंगे। जिसका मतलब इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना।
ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान लगाना था। ठीक है, वही कहता उस समिति ने, जो 1949 में जो समिति बना था, वही कहता है कि 1948 और 1949 में देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 रुपया बताया गया था। कितना? 8,650 रुपये। 1948-1950 के जो राष्ट्रीय आय था उसमें। ठीक है, मात्र कितना, समझिए कितना, 8,650 रुपया उस समय था। ठीक है, राष्ट्रीय आय, सॉरी, है ना, इतना राष्ट्रीय आय 1948 और 1949 में 8,650 करोड़ रुपया था राष्ट्रीय आय भारत का। ठीक है, सीआर समझिएगा, करोड़। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। कहता है 1954 के बाद, ठीक, 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की। कहते हैं आंकड़ों का संकलन करने के लिए, आंकड़ा को इकट्ठा करने के लिए सरकार ने, भारत सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, और यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। कहते हैं एक नियमित रूप से, नियमित समय में राष्ट्रीय आय की आंकड़ा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, कितना हमारा राष्ट्रीय आय है, इसका एक अलग ही संस्था बनाया गया। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CSO। कंप्लीट है, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसमें एक राष्ट्रीय आय की बात करते हुए बता दें प्रति व्यक्ति आय क्या होता है ना। जब राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है, जो भागफल आता है ना, वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। कंप्लीट है, ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना में। ठीक है, कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, कितने प्रकार से की जाती है और क्या क्या इसमें कठिनाइयां हैं। ठीक है, इस सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग याद रखेंगे मेन टॉपिक क्या था। NI कहने का मतलब नेशनल इनकम, अगला क्या था GDP, अगला था GNP और थर्ड क्या था NNP। ठीक है, चार टॉपिक हम लोगों ने देखा, चारों को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये 3 तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग से आशा रखते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों में शेयर करिए, एकदम सभी तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, अच्छा लगता है तो, अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी करिए और कमेंट कर जरूर बताएं, जो कमियां होंगी उसे दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।